हे गाइस, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। आज का वीडियो जापान से रिलेटेड है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे जापान इंडिया के इनोवेशंस में हेल्प कर रहा है और इससे जापान को भी काफी प्रॉफिट हो रहा है। वैसे इकोनॉमी के मामले में देखा जाए तो जापान थोड़ा पीछे है। जापान के इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होने के बाद भी जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में वर्ल्ड के नंबर 1 पर आता है। तो अब कई कंट्रीज के साथ जापान भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है और अपनी कंपनीज को चाइना से हटाकर इंडिया में ला रहा है। और इंडिया की टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ ही रही है, लेकिन साथ ही जापान के इन्वेस्टमेंट और जापान के हेल्प की वजह से ये और भी तेजी से ग्रो कर रहा है। इस टॉपिक के ऊपर एक बहुत अच्छी बुक समरी मिलेगी कुकू एफएम पर, जिसका नाम है द इकोनॉमिक्स बुक। इकोनॉमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसकी जानकारी काफी कम लोगों को होती है, लेकिन इस बुक समरी में आपको काफी आसान भाषा में देश और दुनिया के इकोनॉमी के बारे में समझाया गया है, ताकि हम भी अपनी कंट्री और कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। ये बुक समरी आपको मिलेगा कुकू एफएम पर। कुकू एफएम एक बहुत ही बड़ा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ 1000 घंटे से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिल जाएगी। 1000 घंटे से भी ज्यादा नॉन फिक्शनल कंटेंट मिलेगा। यहाँ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, बायोग्राफिक्स और भी बहुत सारे ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज मिल जाएंगे, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में। और अगर आप 19 जून से पहले कूपन कोड घर 50 का यूज करते हैं तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी, जिसका कॉस्ट 399 रुपीज पर ईयर है, वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में पूरे साल के लिए मिल जाएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम वीडियो देखेंगे, फिर वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको काफी सारे कमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ रहा है। इसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अधिक मूल्य के व्यवसाय में उछाल देखे हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से लेकर ई कॉमर्स और यहाँ तक कि सोलर इंडस्ट्री से भी। ये सभी एंटरप्राइज बनने के लिए कुछ नहीं है जो देश को बदल देगा, लेकिन ये सब उस जगह तक नहीं पहुँच पाते जहाँ ये है, अगर ये पर्याप्त धन नहीं होता तो। चाहे वो सरकार से हो, स्थानीय फर्मों से हो या यहाँ तक कि इंटरनेशनल फर्म से हो। लेकिन इन सभी इन्वेस्टर्स में से एक देश या एक कॉरपोरेशन भी बाहर खड़ा है। उसे सॉफ्ट बैंक कहा जाता है और ये जापान का लार्जेस्ट कॉरपोरेशन में से एक है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ग्रुप वर्षों में कुछ सबसे उल्लेखनीय व्यवसायों पर बेट्स लगाने के लिए जिम्मेदार रहा है। चाइना का अलीबाबा, साउथ कोरिया का कूपैन और यहाँ तक कि एक जो वीवर्क नामक एक फेमस पतन की कहानी बन गई है। अपने इम्प्रेसिव इन्वेस्ट पोर्टफोलियो के बीच एक देश जिस पर उसने अरबों का इन्वेस्ट इंडिया और उसके स्टार्टअप पर किया था। सॉफ्ट बैंक ने इस कंट्री पर कुछ सबसे बड़े स्टार्टअप का समर्थन किया है, इंक्लूडिंग पेटीएम, डिलीवरी, फर्स्ट क्राई, ग्रूपर्स, ओयो, फ्लिपकार्ट, ओला। ये सब उनमें से कुछ है और भी बहुत सारे हैं। सॉफ्ट बैंक ने अकेले $14 बिलियन इन्वेस्ट किया पिछले सालों में और 2021 में इसने $3 बिलियन की राशि। सॉफ्ट बैंक के सीईओ मासायोशी के बेटे के अकॉर्डिंग ये इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स। जापानीज समूह ने यहाँ तक कहा कि वे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इतने बड़े इन्वेस्टर बनने के बाद 2022 में वे अकेले $10 बिलियन जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। Alone, they are looking to invest as much as $10 billion. इंडियन स्टार्टअप सिस्टम के लिए अपॉर्चुनिटी स्ट्रॉन्ग है। ये दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप्स है। 2021 इंडस्ट्री के लिए एक्सप्लोर मोमेंट्स का ईयर था, जहां इसने 46 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप रजिस्टर किए, जिसने कंट्री के यूनिकॉर्न के टोटल लिस्ट को 90 तक पुश किया। इस फिगर ने कंट्री को दुनिया का 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब बना दिया, अमेरिका और यूएसए के ठीक पीछे। इसके अलावा देश अब 60,000 स्टार्टअप बनाने की बराबरी में है। अगली बड़ी बात ये नंबर से दिखाते हैं कि देश में इनोवेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। अतः हम प्रमुख फर्म्स में इन्वेस्टमेंट की एक मजबूत भीड़ क्यों देख सकते हैं। इन व्यवसायों में सभी रास्ते एक है या किसी अन्य ने देश को बदलने की मदद की। जापान की सरकार भी ये समझती है कि इन्वेस्टमेंट करना और इवन उनके मैन्युफैक्चरिंग हब को चेंज करना कितना महत्वपूर्ण है। सरकार अपने खुद के फर्म को प्रमोट कर रही है अपने इन्वेस्टमेंट्स और मैन्युफैक्चर को चाइना से हटाकर इंडिया में लाने के लिए, जबकि सॉफ्ट बैंक देश में जापान का लीडिंग एक्टिव इन्वेस्टर है। सिर्फ वे नहीं है जो बदलाव ला रहे हैं, वहाँ और भी कई है जो हंड्रेड्स और मिलियंस डॉलर्स डाल रहे हैं
हैं, जो मिलाकर बिलियन होता है। सॉफ्ट बैंक और उसके इन्वेस्टमेंट साथियों ने काफी मुनाफा कमाया है इंडियन स्टार्टअप के राइज से, विशेष रूप से बहुत तेजी से बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट में जल्दी होना। बाजार ने सॉफ्ट बैंक को पेटीएम, पीवी, फिनटेक, ओयो रूम्स और डिलीवरी की पब्लिक लिस्ट से $7 बिलियन का भारी मुनाफा दिया है। इन कंपनी से प्रॉफिट केवल तभी आगे बढ़ेगा जब शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर की कीमत में उछाल आएगी। और जबकि लाभ एक चीज हो सकता है, हम मानते हैं कि जापान में ही रहने के बजाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए पुश महत्वपूर्ण रूप से फायदेमंद है कंट्री के लिए। सबसे पहले तो जापान देश एक रुकी हुई इकोनॉमी है। ये एक ऐसी देश है जिसने पिछले 30 सालों में कोई ग्रोथ नहीं देखी। इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट जापान और उनकी कंपनियों के लिए न केवल देश में बल्कि कहीं से भी प्रॉफिट कमाकर अपने इकोनॉमिक का पुनः आविष्कार करने का तरीका है। इसके अलावा इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट से इंडियन कंपनियों को कैपिटल और नॉलेज दोनों मिलते हैं। जापानीज ने खुद भी कई इंडियन स्टार्टअप को इनिशियल पब्लिक करने का अनुरोध किया है और इनवाइट किया है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में ऑफरिंग जो अपनी कंपनी के वैल्यूएशन को मजबूत करे और इसे फ्यूचर में बड़ा अपॉर्चुनिटी दे। ये वास्तव में भी दिखता है कि वे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना एक फॉरेन स्टार्टअप का असर देश की इकोनॉमी में पड़ेगा। ये भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि इंडियन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में खुद जापानीज इन्वेस्टर्स की उपस्थिति। इट इज वाइडली नोन कि जापानीज दुनिया भर में मोस्ट इनोवेटिव लोग साबित हुए हैं। किसी भी कंपनी की एग्जीक्यूटिव सीट पर उनका होना अनिवार्य रूप से इन इनोवेटिव आइडियाज को और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। एनीवे, आप स्टार्टअप के इन्वेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं? Don't forget to leave a like and follow us for more. तो पहला कमेंट है अमन वर्मा। ये कहते हैं, इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के समय से लेकर अब तक जापान ने हमेशा हमारा साथ दिया है। फिर नेक्स्ट कमेंट है मर्सिडीज बेंज। इन्होंने लिखा है, इंडियंस कहेंगे कि रशिया या जापान या इजराइल इंडिया के बिगेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फिलीपींस के लोग इंडिया की मदद किसी और से भी ज्यादा करते हैं। वो कभी इंडिया के लिए बुरा नहीं सोचते दूसरी कंट्रीज की तरह। फिलीपींस जैसे फ्रेंडली कंट्री को विजिट करें जहां इंडिया के लिए सभी के दिल में पॉजिटिव इमेज है। हाँ, ये तो है, सभी पेरिस, टर्की जैसे कंट्रीज में घूमने जाते हैं। मैं इसे बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमें एशियन कंट्रीज में भी जाना चाहिए। एज वी आर एशियन, तो हमें एशियन कंट्रीज के बारे में और उनके कल्चर्स के बारे में और भी जानने को मिलेगा। फिर कमामुरा सोल्जर ने लिखा है, इंडिया इज अ ग्रेट फ्रेंड। फिर अगला कमेंट है लाइबर्टेरियन। इन्होंने लिखा है, जापान का कंट्रीब्यूशन सिर्फ टेक स्टार्टअप के इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने JICA के थ्रू काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बहुत लो इंटरेस्ट रेट पर फंडिंग प्रोवाइड किया है। फिर वैभव श्रीवास्तवा कहते हैं, इंडो जापान टाइज आर हिस्टोरिक, चाहे वो हमारी प्राचीन विचारधाराएं हो या देवी देवताओं को पूजा करने के बारे में हो। और हमने जापान को हेल्प भी किया है भूकंप और सुनामी में। जापान इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी मदद कर रहा है। दोनों ही देश कल्चर में रिच है, चाहे वो वैरायटीज ऑफ फेस्टिवल्स मनाना ही क्यों ना हो। और जब तक इंडिया अपने पार्टी से कांग्रेस को दूर रखेगा, मुझे लगता है दोनों देश और मजबूत होंगे और दोनों देशों में बायलैटरल रिलेशन भी अच्छे होंगे। फिर नेक्स्ट कमेंट है सुमित शर्मा। इन्होंने लिखा है, इंडिया एंड जापान आर ट्रूली फ्रेंड एंड ऑल्सो अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। फिर कुमार अभिषेक ने लिखा है कि जापान के पास कैपिटल है और इंडिया के पास लेबर है, टुगेदर इट कैन क्रिएट हिस्ट्री। फिर नेक्स्ट कमेंट है स्टाइल देसी। इन्होंने लिखा है, टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, इट्स गुड टू सी जापान एंड इंडिया इज वर्किंग टुगेदर टू अचीव देयर म्यूचुअल गोल्स, लॉन्ग लिव द फ्रेंडशिप। फिर सनातनी हिंदू ने लिखा है कि 2015 में इंडिया में सिर्फ 500 स्टार्टअप्स और 12 यूनिकॉर्न कंपनी था। 2022 में 60,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं और 83 यूनिकॉर्न कंपनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडिया रैपिडली ग्रो कर रहा है और अगर इसको अपने एनिमी नेबरहुड कंट्री से डील ना करना पड़े तो ये और भी तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं उन गधों के लिए वॉर में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। अगर उन पैसों को हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ में लगाएं तो हमारा देश और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। फिर अगला कमेंट है अरोन। इन्होंने लिखा है, इसके अगली साइड भी है, जापान द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट्स में इंडिया द्वारा काफी वर्षों की देरी हुई और जापानीज इन्वेस्टर्स इससे खुश नहीं थे।
ये पेंडेमिक ही एक अपॉर्चुनिटी है जिससे इंडिया को इसके इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद मिलेगी और यूएस और चाइना के कंधे से कंधे मिलाकर इंडिया खड़ा हो पाएगा। अगर इंडिया फॉरेन फंड्स को बर्बाद करेगा तो ये कभी भी चाइना के करीब नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट कमेंट है ह्यूमन बीइंग। जापान एक अच्छा काम कर रहा है इंडिया में इन्वेस्ट करके। दूसरे देशों की तुलना में इंडिया के म्यूचुअल इंटरेस्ट और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में वृद्धि आई है। जैसा इंडिया दुनिया का तेजी से बढ़ने वाला इकोनॉमी है, 1.3 बिलियन लोगों के मार्केट के साथ हर तरह से इंडिया पूरी तेजी से डेवलप कर रहा है। भारत की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेटर है चाइना से, चाइना की क्वालिटी लो होती है। चाइना की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से आप इंडिया के प्रोडक्ट को कंपेयर ना करें। हमारे यहाँ अगर कोई चीज़ जल्दी खराब हो जाती है तो हम यही कहते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट था इसलिए ज़्यादा दिन तक नहीं चला। तो प्लीज़ चाइना के प्रोडक्ट को इंडिया से कंपेयर ना करें। फिर ईशान कनवाड़ ने लिखा है कि जापान जानता है इंडिया कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इन 30 डिकेड्स में जापान ने कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देखी। सो दे आर हेल्पिंग अस नाउ एंड दे विल ग्रो विद अस इन फ्यूचर। बिल्कुल सही कहा। जापान जानता है कि इंडिया कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आगे आने वाले कल में भी करेगा, इसीलिए वो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि उससे उसको भी प्रॉफिट मिले और वो भी ग्रो कर पाए। क्योंकि 30 डिकेड्स में जापान ने कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देखी। इतने अच्छे टेक्नोलॉजीज, इतने अच्छे इनोवेशंस होने के कारण भी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है। तो वो आज इंडिया का साथ इसलिए दे रहा है ताकि वो इंडिया के साथ साथ वो भी ग्रो करे। कोई भी देश हो या फिर इंसान बिना खुद के प्रॉफिट के कुछ नहीं करता। तो जापान का रिलेशन इंडिया के साथ काफी अच्छा रहा है और आने वाले दिनों में भी अच्छा रहेगा। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।